अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 47 कर रहे हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। तो अब हम इस चैप्टर में अल्टरनेटिव ड्रग्स पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसकी न्यूमोनिक मैंने बना कर आपको दी हुई है, अम्मी वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो AMI था वो एमिकेसिन और अमाइनो सैलिसिलिक एसिड के लिए करता है। 4 C आते हैं, फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, ठीक है। इस तरह से सारी ड्रग्स जो है ना उनके नेम मैंने आपको याद करवाए थे। इथियोनामाइड जो वर्ड एच से था, फिर लड़ाई के L और R से, या वो वीडियो देख लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लिवोफ्लॉक्सासिन L से था और R से जो है वो रिफाब्यूटेन और रिफापेंटीन। तो ये नेम मैंने आपको याद करवा दिए मैंने निमोनिक से। अब हमने देखने कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एमिकेसिन ये मैंने आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड में भी यहाँ पर आया हुआ है। इसके अलावा एंटी टीबी ड्रग भी है ये। अमाइनोग्लाइकोसाइड में वो जेन टू अम्मी वाला जो वर्ड था वहाँ पे भी AMI जो है वो स्टैंड करता था एमिकेसिन के लिए। तो ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या थे? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे। तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो हम एमिकेसिन कब देंगे? जब स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइकोबैक्टीरियल स्ट्रेन होना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब आप एमिकेसिन देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लॉक्सासिन। तो ये जो हैं ये ड्रग्स मैंने आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स में पढ़ाए थे पिछले चैप्टर्स में। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या थे? वो DNA गायरेज 2 को इनहिबिट करते थे। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एंटी टीबी ड्रग के तौर पे यूज़ हो सकता है। जब फर्स्ट लाइन से रेजिस्टेंस हो तो हम ये देते हैं। फिर इथियोनेमाइड जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, काम ये आइसोनियाजिड की तरह ही करता है, ठीक है। आइसोनियाजिड क्या करता था? माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता था। मैंने आपको ये पहले सारा करवा दिया। इथियोनेमाइड उसी तरह काम करता है माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करने, ठीक है। तो आइसोनियाजिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आइसोनियाजिड जो है वो माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करते हैं, और जब ये अंदर जाते हैं तो कैटजिक प्रोटीन होती है बैक्टीरिया में जो कैटालिस, कैटजी जीन होती है बैक्टीरिया में जो कैटालिस पेरोक्सिडेज एंजाइम बना के इसकी बायोएक्टिवेशन करती है, और इसकी म्यूटेशन से रेजिस्टेंस आ रही थी। एसाइल कैरियर प्रोटीन के साथ कोवलेंटली बाउंड करके माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता था आइसोनियाजिड। जस्ट अ रिव्यू कि आइसोनियाजिड क्या करता था। तो यही काम जो है ना थोड़े इथियोनामाइड के उससे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये जो है ये ड्रग बेसिकली फोलेट सिंथेसिस एंटागनिस्ट है। तो यही जो आपका जो मैंने फोलेट सिंथेसिस एंटागनिस्ट ड्रग्स में बताया था, जिस तरह से कि या तो हम डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेज को इनहिबिट करते हैं, सल्फोनामाइड करती हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 46 में मैंने आपको ये बताया था सल्फोनामाइड वाला, ठीक है। और वैसे आप ना चीज़ों को रिकॉल कर लिया कर, इस तरह से चीज़ें याद रहती हैं। तो अब मैंने उसमें आपको बताया था कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो कहाँ पे एक्ट करते हैं। देखें ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो हमने अभी ड्रग पढ़ी है ये के सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। और ये एंटी टीबी ड्रग में अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हुई है जब फर्स्ट ड्रग से रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। और उसके बाद आप देखें फोलेट सिंथेसिस को आप एंट्रैप करते हैं और दो एंजाइम डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेज और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के स्टेप्स पे। ये जस्ट एक रिकॉल था, आई एम सॉरी। तो पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड जो है क्या फोलेट सिंथेसिस एंटागनिस्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन ये भी ड्रग जो है मैंने आपको बताया था 4 C आते हैं, ठीक है। 4 C कौन से? एक कैप वाला था, ठीक है। मैं आपको निमोनिक थोड़ी सी दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अम्मी 4 C एथे लड़ाई, ठीक है। ये मैंने निमोनिक बनाई थी। अम्मी से एमिकेसिन था जो मैंने पढ़ा दिया। अमाइनो सैलिसिलिक एसिड था, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखें एमिकेसिन और अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। अमाइनो सैलिसिलिक एसिड फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर एंटागनिस्ट, एमिकेसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। 4 C, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन। ये मतलब लास्ट चैप्टर्स में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। निमोनिक्स भी शेयर कर दी हुई हैं। जस्ट यहाँ पे एंटी टीबी ड्रग्स के नेम भी मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, और वो क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये भी आपको पता होना चाहिए जब आपने लास्ट चैप्टर्स की वीडियो देख ली और आपने उसको समझ लिया है ना। तो कैप्रियोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस है। साइक्लोसिरीन को मैंने आपको सेल वॉल इनहिबिटर्स में पढ़ाया हुआ है बीटा लैक्टम वाले चैप्टर में, तो इसका वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आता है बेडाक्विलिन, ठीक है। इसका एक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ATP सिंथेज को इनहिबिट करती है। जब ATP सिंथेसिस नहीं होगी बैक्टीरिया में तो जाहिर है फिर वो
किल जो है वो हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि ड्रग रेजिमेंट्स, आपने ड्रग के कॉम्बिनेशन किस तरह से देना है। उसके लिए बेहतर है कि मैं आपको ना ये बता दूं कि रिकमेंडेड ड्यूरेशन जो है वो थेरेपी की क्या होती है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पे जो RIP मैंने जो आपको वर्ड बताया था ना, फर्स्ट लाइन ड्रग की जो निमोनिक आपसे शेयर की हुई है मैंने, रेस्पायर, ठीक है, RESPI, रिफैम्पिन, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाइराज़िनामाइड, आइसोनियाजिड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। इसमें से RIP ये क्या है 6 मंथ, ठीक है। ये आपको 6 महीने के लिए देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि NT-TB ड्रग आप एक ही यूज़ करो और फिर जो है वो अकेली यूज़ करो, आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं पाइराज़िनामाइड को हटा दूँ तो RI पीछे बचेगा, यानी रिफैम्पिन और आइसोनियाजिड ये 9 मंथ्स के लिए देते हैं। अगर मैं अब I की जगह E से चेंज कर दूँ, आइसोनियाजिड की जगह इथेम्ब्यूटोल कर दूँ, ठीक है, तो फिर REP ये भी 3 ड्रग्स जो हैं ये भी 6 मंथ के लिए ही आपको देनी पड़ती हैं। और अगर मैं इसमें पाइराज़िनामाइड हटा दूँ तो 12 मंथ। मैंने इसको इस तरह से याद रखा है कि 3-3 महीने ऐड करते जाना है, तो आपके पास ये नीचे आ जाएंगे। RIP है, फिर उसके बाद पाइराज़िनामाइड हटा दिया, RI, फिर REP है, फिर पाइराज़िनामाइड हटा दिया, RE, और उसके बाद जनाब IE आ जाता है, आइसोनियाजिड इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। इसका 18 मंथ और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन आप दोगे वो आपको 24 मंथ से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन होती है, इतनी देर के लिए आपने थेरेपी करनी है। और अगर आप ये आपने देखना है कि आप कौन से वाले ड्रग रेजिमेन जो है वो यूज़ कर रहे हो, और उस ये प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, प्रेफरेबली रिफैम्पिन, आइसोनियाजिड, पाइराज़िनामाइड आप देते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, लाइक, ठीक है, यहाँ पे RIP का ही ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो देखते हैं। आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड जो है ना वो हायर है, 4% से ज़्यादा होती है। इनिशियल ड्रग रेजिमेंट ये देते हैं। उसके बाद आपने वो देखना होता है, जो मैं आपको ये सारी ट्रीटमेंट थेरेपीज़ बता दी है मैंने कि ये ड्रग कॉम्बिनेशन इतने के लिए होता है, 6 मंथ, 18 मंथ, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर कोई एक पेशेंट एक चीज़ से रेजिस्टेंस है तो आप दूसरे वाला यूज़ कर सकते हो, और वो कितनी देर के लिए यूज़ करवाना पेशेंट को वो आप उस चार्ट से देख लो जो मैंने आपको बता दिया। लेप्रोसी जो है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक है, वो कॉज करते हैं। इसमें मैंने आपको न्यूमोनिक बताई थी कि लेप्रोसी में याद करें आप DCR, डैप्सन, क्लोफेज़ामिन, रिफैम्पिन, ये 3 ड्रग्स जो है ना वो यूज़ हो रही होती है। रिफैम्पिन जो है ना ये डैप्सन की वर्क करने की क्वालिटी को बेहतर कर देता है। डैप्सन जो है ये एलिमिनेट होता है यूरिन में, एंटीरोपेटिक साइकिल में जाता है, ये भी एसिटाइलेट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म भी यही है। इसके अलावा एसिटाइलेशन हमने किस में पढ़ी थी, किस ड्रग की एसिटाइलेशन हो रही थी, इसके अलावा हमने एसिटाइलेशन पढ़ी थी आइसोनियाजिड की, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सल्फोन्स की तरह काम करता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फॉलिक एसिड सिंथेसिस का मैंने आपको अभी बताया, देखें, डैप्सन का काम थोड़ा सल्फोन की तरह होता है, डायरोटेरोइड सिंथेस को इनहिबिट करके फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, फिर DNA की सिंथेसिस इम्पेयर, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी जो है वो क्लोफेज़ामिन यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम रिफैम्पिन को भी यूज़ करते हैं। रिफैम्पिन फर्स्ट लाइन NT-TB ड्रग है, तो लेप्रोसी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ड्रग्स जो हैं वो माइकोबैक्टीरियम, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ जो यूज़ होती हैं वो कौन सा, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, रिफाब्यूटिन, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया के नेम जो है ना ये इस क्लासिफिकेशन से आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस ये मिनी कैटजिंग में नहीं लिखा हुआ, और यूनियंस क्लासिफिकेशन कि ये जस्ट पैथो में वैसे आता है, इसमें नहीं आता, लेकिन जस्ट ये वो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया हैं, M. कैंसेसी, M. मैरिनम, स्क्रोफुलेसियम, माइकोबैक्टीरियम एवियम, इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स, फॉर्चुटम किलोनी कॉम्प्लेक्स, ये डिफरेंट डिजीज़ेस करते हैं, ठीक है। लाइक जो है वो हमारे पास ये जो है ये M. फॉर्चुटम किलोनी कॉम्प्लेक्स बोन टेंडन इन्फ्लेमेशन करता है, उसके लिए हम कुछ ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, यही ड्रग्स जो हमने अभी पढ़ ली हैं। माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्क्रोफुलेसियम इसके लिए जो है वो हम सर्वाइकल एडिनाइटिस करता है ये, ठीक है। इसी तरह से कैंसेसी थोड़ा सा TB से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें जो इनकी जो भी डिजीज़ मैनिफेस्टेशन होती है, ये डिजीज़ मैनिफेस्टेशन बेसिकली पैथो में है ज़्यादा, या आप हाँ, और इसके अंदर जो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है जिसका जिक्र किया हुआ है इस पैराग्राफ में, वो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं। ओके जी, इसके साथ चैप्टर एंड हुआ। एंड नाउ अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको समझ आई होगी, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दिया करें।